हेलो दोस्तों, आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। एक तो आपको पता होगा यूएस ने जो 50% टैरिफ लगा दिया है इंडिया पे, उससे रिलेटेड उसके क्या अदर इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या अदर जो इंडिया का ट्रेड है वो कैसे अफेक्ट हो सकता है और इसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, इंडिया कैसे और इसमें अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकता है, उसको देखेंगे। और एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे अभी मोदी जी की एससीओ में जो मीटिंग हुई है चाइना के साथ में और रशिया के साथ में, तो इससे हम क्या फ्यूचर हमारे जियो पॉलिटिकली कैसे हम रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इन दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहला जो आर्टिकल है अंडर कवर ऑफ ट्रेड डेफिसिट, तो इसमें क्या है, यूएस इंडिया ट्रेड टेंशन अंडर ट्रम्प 2025। तो ये कॉन्टेक्स्ट तो जैसे आपको पता ही होगा कि अभी क्या हुआ है ना कि जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, उन्होंने ये कहा है कि भाई जो इंडिया पाकिस्तान का अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपको पता होगा, जो एक वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन हो गई थी, तो उसमें ट्रम्प जो है वो क्रेडिट ले रहे हैं कि भाई मैंने मीडिएशन का एज अ मीडिएटर रोल प्ले किया है और जो वॉर है उसको रुकवाया है। पर इंडिया ने इस जो पॉसिबिलिटी को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया है, इंडिया ने कम्प्लीटली इसको मना कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो जो ट्रम्प है, उनका जो हम कह सकते हैं कि जो इंडिया से रिलेशंस है, पर्सनल रिलेशंस, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुए हैं। फिर पाकिस्तान नॉमिनेटेड हिम फॉर नोबेल पीस प्राइज, रिसीव्ड फेवरेबल ट्रीटमेंट। तो पाकिस्तान ने, अगर ट्रम्प ने ऐसा दावा किया है तो पाकिस्तान ने तो इस चीज को मतलब उनको फेवर किया है ट्रम्प को कि हाँ, मतलब उन्होंने अच्छा किया, एक मतलब एज अ मीडिएटर उन्होंने रोल प्ले किया, तो उनको फेवरेबल ट्रीटमेंट दिया। पर इंडिया ने ऐसा नहीं किया क्योंकि इंडिया डिनाइड ट्रम्प्स रोल और उससे कहीं ना कहीं उनको नाराज कर दिया। ऐसा मतलब ऐसा न्यूज वगैरह में ऐसा सुनने में आ रहा है। ओके। ट्रम्प्स ट्रेड टीम, जो पेट्रो नेवेरो, जो जो मतलब ट्रम्प के मतलब हम कह सकते हैं खास सलाहकार है, जो ट्रेड वगैरह से रिलेटेड जो डील्स होती है उसमें भी उनको असिस्ट करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या हो गया, कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट हो गया है। और जो उन्होंने क्या ब्लेम किया है कि इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग यूक्रेन्स वॉर, कॉलिंग इट मोदीज वॉर। मतलब ये पर्सनल जो हम कह सकते हैं एलिगेशन लगा रहे हैं, है ना, मोदी जी पे, हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनपे। ओके। अब प्यूनिटिव मेजर्स क्या है बाय यूएस, यूएस ने क्या मेजर्स लगाए ये तो आपको पता ही होगा। 25% टैरिफ फॉर बाइंग रशियन ऑयल और 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, तो कुल मिला के 50% इफेक्टिव टैरिफ लग गया ऑन इंडियन गुड्स। एस्टिमेटेड इंडियन एक्सपोर्ट लॉसेस, तो इससे $40 से $50 बिलियन हमें एक्सपोर्ट का लॉस हो सकता है, ऐसा एस्टिमेट करने में आ रहा है। फिर दूसरी चीज क्या हो रही है, H1B वीजा, जो इंडियन स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स को जो वीजा मिलता है, वो इससे कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा और श्रिंक होगा। और अगर वो श्रिंक होता है तो इंडिया के जो जियो पॉलिटिकल रिलेशन हैं और इंडिया का जो हम कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट पावर है, वो इससे नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है। थ्रेट्स ऑफ कट्स, सम यूएस सीनेटर्स टर्म्ड H1B अ स्कैम, क्योंकि H1B वीजा है उसको मैक्सिमम कौन यूज करता है, इंडियंस का इसमें शेयर 70% है। तो कुछ लोग जो यूएस के लोकल सिटीजन है, जो यूएस के सीनेटर्स हैं, वो इसको अपोज कर रहे हैं कि H1B वीजा जो है वो इतना ज्यादा जो मतलब इतना ज्यादा इंडियंस उसका यूज ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है। अब जुडिशियल चेक क्या है, यूएस का जो फेडरल अपील कोर्ट है, यूएस का जो कोर्ट है, रूल टैरिफ एक्सीडेड प्रेसिडेंशियल पावर। उन्होंने जो अभी प्रेसिडेंट ने टैरिफ लगाया उसके अगेंस्ट उन्होंने रूलिंग दिया है कि प्रेसिडेंट के पास में इतनी एक्सेसिव पावर नहीं होती है कि वो इतना ज्यादा टैरिफ किसी भी कंट्री पे इम्पोज कर दें। ठीक है। इन्फोर्समेंट स्टेड अंटिल मिड अक्टूबर। तो अभी मतलब ये, पर ये इन्फोर्स जो अभी किया है ये मिड अक्टूबर तो रहेगा ही रहेगा। तो इतने ड्यूरेशन में ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके पास में पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। पर जो फेडरल कोर्ट है यूएस का, उसने तो अभी मतलब हम कह सकते हैं इंडिया के फेवर में जो रूलिंग है वो अभी दी है। ठीक है। क्योंकि कोई भी प्रेसिडेंट के पास में इतनी एक्सेसिव पावर नहीं होती कि वो 50% तक टैरिफ इम्पोज कर दें। फिर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है इसमें, ईयू, जापान, साउथ कोरिया, इनके साथ में भी ट्रम्प ने पहले ऐसा कर रखा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रम्प से कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। फिर चाइना ने इस प्रेशर को रेजिस्ट किया, चाइना पे भी लगाया था। आपको न्यूज में पता होगा, जो ट्रम्प का इससे पहले वाला ईरा था, मतलब अभी जो उनका चल रहा है, उससे पहले जो उनका था, तब उन्होंने चाइना पे बहुत एक्सेसिव हम कह सकते हैं कि टैरिफ वगैरह इम्पोज किए थे। पर चाइना ने उसको रेजिस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि चाइना के पास में एक एडवांटेज है, रेयर अर्थ मोनोपोली का। क्योंकि चाइना रेयर अर्थ मेटल और क्रिटिकल मिनरल से उनका बहुत सारा स्टॉक
रखता है तो उसके पास में हम कह सकते हैं एक एडवांटेज है। पर इंडिया के पास में ऐसा कोई लेवरेज नहीं है, इस केस में इंडिया लैक्स लेवरेज। ठीक है, और इकोनॉमी 1/7 ऑफ यूएस, यूएस की इकोनॉमी से भी अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया की इकोनॉमी 1/7 है। तो ट्रम्प्स पॉलिसीज रिस्क स्टैगफ्लेशन, पर इससे क्या हो रहा है कि जो अभी ट्रम्प पॉलिसीज कंटिन्यूसली इम्पोज कर रहे हैं, मतलब अलग अलग पॉलिसीज जो ला रहे हैं, उससे क्या यूएस में स्टैगफ्लेशन की समस्या हो सकती है। अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन ये होता है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, जैसे आपने इकोनॉमिक्स में भी आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि यदि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इकोनॉमी भी ग्रो होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होता है। पर ऐसा अगर होता है कि यदि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है पर ग्रोथ भी नहीं बढ़ रही है, तो ये वाली जो कंडीशन होती है वो स्टैगफ्लेशन कहलाती है। तो अभी यूएस मतलब यूएस में स्टैगफ्लेशन की समस्या हो सकती है, ऐसा सुनने में आ रहा है विद इन 6 to 12 मंथ्स। इसके पीछे रीजन ये है कि एक तो जो जो अभी ट्रम्प जो है जो ये इस प्रकार की पॉलिसीज इम्पोज कर रहे हैं, तो इससे जो इन्वेस्टर्स वगैरह है और यूएस की जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होती है। ओके, और दूसरा क्या है कि वहां पे जो ग्रोथ है वो कुछ समय से एक स्टेगनेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, जबकि इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अब ट्रस्ट डेफिसिट भी इससे क्रिएट होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यूएस की क्रेडिबिलिटी ग्लोबली कम होती है, वीक होती है। फिर जो इट इज लेस लाइकली टू ट्रस्ट यूएस कमिटमेंट, है ना, जैसे इंडिया उसकी एलाय है, इसके अलावा दूसरी जो कंट्रीज है वो उस पर ट्रस्ट जो है वो इतना स्ट्रांगली नहीं कर पाएगी अगर यूएस की पॉलिसीज स्टेबल नहीं होगी। अगर पॉलिसीज वो बार बार चेंज करेंगे, जैसे टैरिफ वाली पॉलिसी ला दी, कुछ और ला दी, तो इससे यूएस की क्रेडिबिलिटी रिड्यूस होती है। ओके, अब इंडिया पे क्या है, तो डिप्लोमेटिक गुडविल ऑफ 25 years अनडन इन 2 months। तो ये डिप्लोमेटिक जो गुडविल जो 25 years से इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव हुए, तो कहीं ना कहीं इस चीज से कॉम्प्रोमाइज होंगे। लॉस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होगा। फिर एक्सपोर्ट टू यूएस, ये वल्नरेबल, अब इंडिया की इकोनॉमी इस केस में हम कह सकते हैं कि वल्नरेबल है ड्यू टू डिपेंडेंसी ऑन एक्सपोर्ट टू यूएस, H1B वीजा और एनर्जी इंपोर्ट्स। क्योंकि अगर इंडिया अभी रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तो अगर वो इंपोर्ट थोड़ा कम करके यूएस से अपने रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए एनर्जी इंपोर्ट करता है, तो उस केस में भी वो एनर्जी इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट तो रहेगा। तो ये हम कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के वल्नरेबल पॉइंट्स हो गए। अब इसमें रिकमेंडेशन क्या है? शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी तो कोई रिटेलिएशन नहीं, इंडिया लैक्स चाइनाज लेवरेज, इसलिए इंडिया को अभी कोई रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। और अभी जो इंडियन स्टैंड है कि मतलब अभी वो साइलेंस ही मेंटेन कर रहे हैं, कोई ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं, तो इट इज अ गुड स्ट्रेटेजी हम कह सकते हैं अभी के लिए। ओके, फिर अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, वो भी कर रहे हैं, इंडिया इस केस में भी काम कर रहे हैं ना, कि एक्सप्लोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद ईयू, एशियन, रशिया, अफ्रीकन यूनियन, सीपीटीपीपी, मतलब जो दूसरे ब्लॉक्स है, ब्रिक्स हो गया, उनके साथ में इंडिया जो है अपने रिलेशंस इंप्रूव कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को इंप्रूव कर रहा है। ओके, एक्सपेंड एक्सपोर्ट्स टू जापान, ऑस्ट्रेलिया, लेटिन अमेरिका, अफ्रीका, मतलब इंडिया अपना जो एक्सपोर्ट है वो डाइवर्सिफाई कर सकता है, अपनी जो पॉसिबिलिटी है दूसरी कंट्रीज के साथ में जो एक्सपोर्ट वगैरह है वो इंक्रीज कर सकता है। ओके, यूज ब्रिक्स स्ट्रेंथन एज ट्रेड ब्लॉक, पॉसिबली रिवाइव डब्ल्यूटीओ रोल अगेंस्ट यूएस। तो डब्ल्यूटीओ में ऐसा होता है कि अगर कोई आपके ऊपर मतलब ऐसे टैरिफ, एक्सेसिव टैरिफ वगैरह इम्पोज करें, तो डब्ल्यूटीओ में इसको लेके शिकायत की जा सकती है, तो यूएस के खिलाफ वहां पे भी कंप्लेन की जा सकती है। ये हम कह सकते हैं एक शॉर्ट टर्म मेजर्स हो गए। ठीक है, और फ्लेक्सिबल इंगेजमेंट भी, मतलब बैलेंस ऑयल इंपोर्ट्स, सेविंग फ्रॉम रशियन क्रूड, मतलब अगर हम बात करें रशियन क्रूड से हमें $6 से $7 बिलियन का हम सेव कर पा रहे थे, जो हम कम रेट में हम रशिया से क्रूड ऑयल बाय कर रहे थे, कंपेयर टू पोटेंशियल एक्सपोर्ट लॉसेस। तो हमें क्या एक प्रेगमेटिक और फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी होगी, क्योंकि रशियन से इम्पोर्ट ऑयल हम जो कर रहे थे उसमें हमें 6-7 बिलियन का ही फायदा हो रहा था, और अगर हम अभी देखें तो पोटेंशियल लॉस हमें ज्यादा हो रहा है, 40-50 बिलियन डॉलर, 40-50 बिलियन का नुकसान हो सकता है। तो हमें इस केस में मतलब एक प्रेगमेटिक अप्रोच रखनी होगी, थोड़ा फ्लेक्सिबल हमें होना होगा। और यूएस से भी ऑयल इंपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि जो अभी हम कहें यूएस इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट था वो भी इस चीज से रिड्यूस हो जाएगा। ओके, फिर इससे सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, ये हम कह सकते हैं एक प्रेगमेटिक अप्रोच होगी। तो ये आप अपने आंसर में इस प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं, मतलब ये एक दूसरी अप्रोच हो गई। एक हम कह रहे हैं कि इंडिया को फर्म रहना चाहिए, अपना स्टैंड लेना चाहिए, डब्ल्यूटीओ में हम शिकायत कर सकते हैं, पर एक फ्लेक्सिबल और प्रेगमेटिक अप्रोच ये भी हो सकती है कि यूएस से वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। ओके, मतलब इससे सोवेरेनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, उससे सिर्फ ये होगा कि हम अपने रिलेशंस को बैलेंस कर रहे हैं जियो पॉलिटिकली।
फिर लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं कि सेकंड जनरेशन डोमेस्टिक रिफॉर्म्स, रिड्यूस इंडियाज हाई इंपोर्ट ड्यूटीज, एड्रेस ट्रम्प्स टैरिफ किंग क्रिटिसिज्म, है ना। और करेक्ट ट्रेड डेफिसिट थिंकिंग, जो ट्रेड डेफिसिट की थिंकिंग है, नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि भाई अगर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो वो गलत है, एक्सपोर्ट ज्यादा करना वो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है। पर ये थिंकिंग को हमें चेंज करना होगा, क्योंकि हमेशा ही ऐसा ट्रू नहीं होता है। रियल प्रिंसिपल क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज लेने की जरूरत है हमें। डब्ल्यूटीओ मस्ट एड्रेस करेंसी अंडर वैल्यूएशन, जैसे चाइना, इसका बहुत टाइम से चाइना ने अपनी करेंसी को बहुत अंडर वैल्यू कर दिया था, क्योंकि कोई अगर करेंसी अंडर वैल्यू होती तो उसके एक्सपोर्ट्स जो है वो एडवांटेजेस हो जाते हैं उस स्पेसिफिक कंट्री के लिए, क्योंकि जैसा कि चाइना में पास्ट में हुआ था। तो इंडिया भी ऐसा कर सकता है, और डब्ल्यूटीओ को भी ये जो कंसर्न्स है उनको एड्रेस करना जरूरी है। ये क्या हो सकते हैं इसके लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के मेजर्स। फिर ब्रॉडर लेसन क्या है, ट्रेड एंड जियोपॉलिटिक्स आर इंक्रीजिंगली इंटरलिंक्ड, जैसे ऑयल इंपोर्ट हो गए, सैंक्शंस, टैरिफ, तो ये सारी चीजें ये क्या आपस में इंटरलिंक्ड है। ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी आर क्रिटिकल इन इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया मस्ट अडॉप्ट स्ट्रेटेजिक pragmatism प्लस एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, ये हम कह सकते हैं इसका क्रक्स हो गया इस आर्टिकल का, ये ध्यान रखना जरूरी है, ये आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक pragmatism एंड एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। फिर मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीलेटरल ब्लॉक्स के साथ में इंडिया एंगेज हो सकता है, यूज्ड एज अ काउंटर बैलेंस टू यूनिलेटरल यूएस एक्शंस। तो ये स्पेसिफिक आर्टिकल में था। कल हम डिस्कस करेंगे जो चाइना का स्पेसिफिक, जो चाइना अभी के साथ में इंडिया ने एससीओ सबमिट हुई थी, उसमें क्या क्या मेजर्स लिए थे उनको हम डिस्कस करेंगे इसी आर्टिकल, इसी जो हम कह सकते हैं इसी से रिलेटेड है, इसमें और क्या हम मेजर्स ले सकते हैं उससे रिलेटेड है। और यूपीएससी के लिए आप देख सकते हैं जीएस 2 जीएस 3 ऐसे एथिक्स सबके लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ एससीओ एंड इंडिया समिट, मतलब एससीओ के साथ में जो इंडिया की अभी सबमिट हुई है रिसेंट, उससे रिलेटेड। थैंक यू, स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू डेफिनेटली